हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। संस्कृत धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे जो अपने जो बचपन की एक जो प्रार्थना याद आ रही है वो आप के सामने जो मैं गाना चाहूँगी कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के प्रभु ज्योति जगा देना, अंधेरे दिल में आकर के प्रभु ज्योति जला देना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। इंसान गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो ये जो एक प्रार्थना थी जो हम जो बचपन में सुनते आए, जो उस समय का जो माहौल था एक से गवर्नमेंट जो स्कूल में, तो वहाँ का जो स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ थी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और अनुशासन इतना ज़्यादा हुआ करता कि गेट के अंदर यदि कोई स्टूडेंट आ रहा है तो वहीं उसको रोक लिया जाता था और वहीं पर वे खड़े होकर के हाथ जोड़ कर के अपनी जो आंखें बंद करके जो प्रार्थना जो गाते थे। तो आज मुझे अपने जो बचपन की ये जो प्रार्थना याद आई जो हम जो प्रेयर में गाया करते थे। हमारी जो दो लड़कियां थी हमारी क्लास की, तो वो सबसे ज़्यादा सबसे आगे भाग के जाती थी। तो अपने जो बचपन के दिनों को व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि इंसान गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। तो मेरा यहाँ कहने का अर्थ यही है कि हम जो यहाँ संस्कृत धारा चैनल पर हम अपने जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो इन क्लासों में मान लिया कोई गलती हो भी जाए तो उस गलती को मैं स्वीकार करती हूँ और यदि गलती को सुधारना हमारा जो लक्ष्य रहेगा और हम यही चाहेंगे कि गलती न हो, लेकिन इंसान गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। यानी कि जब हम बोर्ड पर लिखते हैं तो ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है, तो थोड़ी बहुत जो गलतियां होती है तो स्टूडेंट को उसे टीचर को भी बता देना चाहिए कि यहाँ ये गलती है। तो इससे जो कहते हैं कि एक जो कविता है वो पराकाष्ठा की कसौटी पर खरी निकलती है। तो कहने का अर्थ यही है कि जो हमारी जो क्लास में कोई गलती हो जाए तो उसे हमें सुधार करना चाहिए। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय है उपसर्ग। जैसे उपसर्ग से हम जान गए कि उपसर्ग शब्दों के आगे जो लगने वाले जो शब्द होते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कि उपसर्ग का अर्थ होता है कि शब्दों के आगे लगने वाले शब्दांश। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो वर्ण क्या होता है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ने उसके शब्द वर्ण कहते हैं। और वर्ण से फिर शब्द बनते हैं और शब्द दो अक्षर के भी हो सकते हैं, 3 के भी और 4 के भी। तो इस प्रकार जो अक्षर जो बनते हैं और इन्हीं अक्षरों को हम पद या शब्द भी कह सकते हैं। और जो अलग अलग जो पद होते हैं, जैसे मोहन विद्यालय जाता है, तो ये जो
पूरा वाक्य बन गया। लेकिन जब है विद्यालय जाता मोहन, तो इनको यदि हम इन पदों को अलग अलग तरह से हम तोड़ देते हैं तो ये जो पद अलग हो जाते हैं और एक वाक्य का निर्माण नहीं करते हैं। तो जो पिछली जो वीडियो में हमने किया था कि वाक्य का जो निर्माण कैसे होता है, कि जो सार्थक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है, और इसके लिए योग्यता, आकांक्षा, सन्निहिति और इस प्रकार के गुण होने चाहिए। और इस प्रकार जो वाक्य जो पूरा बनता है तो इसी प्रकार बनता है। तो आज का जो हमारा जो पढ़ने का जो टॉपिक है वो उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? कि उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगाए जाए तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पूर्व में लगाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक शब्द के दो पद होते हैं, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद। ये जो पूर्व पद और उत्तर पद के विषय में हम पढ़ चुके हैं कि इन्हीं से फिर शब्द बनते हैं। कि जैसे कुपुत्र, कुपुत्र, कु जो यानी कि पुत्र जो शब्द है, इसके आदि में जो लगने वाले जो शब्दांश है, जो कु को हम शब्दांश बोलेंगे, यानी कि जो पुत्र जो शब्द है इसके आदि में लगने वाले जो शब्दांश उपसर्ग कहलाएंगे। और जैसे सुपुत्र, यानी कि पुत्र, पुत्र की विशेषता क्या है? कि सुपुत्र यानी कि पुत्र, सुपुत्र। और आहार, आहार, तो आ प्लस हार, आहार बन गया। फिर है परा प्लस ज, तो वही जो बातें हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद, तो इन दोनों के मिलने से जो शब्द बना कि परा ज। जो ये परा जो शब्दांश है ये उपसर्ग है और ज एक शब्द है। परा क्या है? शब्दांश, और ज क्या है? शब्द। तो आज का जो हमारा जो विषय यही है कि उपसर्ग क्या होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं और किस किस प्रकार से ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हाँ, हमारा जो कहने करते हैं इसकी विशेषता ये होती है कि शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई होती है। स्वतंत्र और सार्थक का अर्थ है कि यह है कि ये जो शब्द है किसी जो बंधी हुई परिपाटी में नहीं होते, ये स्वतंत्र होते हैं और सार्थक होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया क्या है कि यदि किसी शब्द का कोई अर्थ निकले तो वही जो शब्द है वाक्य का निर्माण करते हैं। और उपसर्ग में शब्दांश अपूर्ण होते हैं, यानी कि जैसे कु जो शब्द है ये यदि हम इसको हटा लें तो जो पुत्र जो शब्द है ये सार्थक है, और कु जो है, कु का अर्थ होता है बुरा, तो यहाँ पर जो कु जो शब्द है ये शब्दांश ये अपूर्ण है और ये उपसर्ग शब्द के आदि में लगाए जाते हैं। ये तो है उपसर्ग की विशेषता। नेक्स्ट है उपसर्ग के प्रकार कि उपसर्ग जो के कितने प्रकार होते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के माने गए हैं। तत्सम, तत्सम जो उपसर्गों में हम जो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग ले सकते हैं। तत्सम का अर्थ है यानी कि जहाँ से जिसकी उत्पत्ति हुई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा की सबसे पहले उत्पत्ति हुई भारत में, तो यहाँ पर जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में यूं के यूं प्रयोग किए जाए तो वे जो शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में यूं के यूं प्रयोग किए जाए वे जो तत्सम कहलाएंगे। नेक्स्ट है कि तद्भव। तद्भव का अर्थ है कि परिवर्तन के साथ जो शब्द यूज किए जाए तो वे जो शब्द है तद्भव कहलाएंगे। नेक्स्ट है आगत। आगत जो शब्द है आगत, तो यहाँ पर विदेशी शब्दों को हम ले लेते हैं, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से हमारी
हिंदी भाषा में आते हैं। नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग की संख्या। उपसर्ग जो जैसे संस्कृत भाषा में जो उपसर्ग है वो 22 प्रकार के होते हैं, यानी कि 22 उपसर्ग बताए गए हैं संख्या में। संख्या है, यदि पेपर में ये आ जाए कि उपसर्गों की संख्या कितनी है तो उपसर्ग 22 होते हैं। और यदि इसके प्रकार पूछ लिए जाए तो ये 3 प्रकार की हैं, तत्सम, तद्भव और आगत। और इसकी संख्या यदि पूछ ली जाए तो 22। अब हम पढ़ते हैं कि इन जो 22 प्रकार के जो उपसर्ग है ये किस प्रकार पूछे जाते हैं एग्जाम में। कि जैसे अति। अति जो उपसर्ग है, अति का अर्थ होता है अधिक। तो ये जो वर्ड के जैसे मैंने पहले भी बताया कि उपसर्ग किसी भी शब्द के आदि में लगते हैं। जैसे अतिरिक्त, अत्यल्प, अतिक्रमण। तो यहाँ पर पूरा वर्ड बन गया अतिरिक्त के अतिरिक्त, अत्यल्प यानी कि मात्रा में थोड़ा, और अतिक्रमण किसी पर आक्रमण कर देना। और नेक्स्ट है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर। अधि का अर्थ ऊपर। तो ये हमें याद कर लेनी चाहिए इसके अर्थ। अधि का अर्थ है ऊपर। तो अधिकार यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी दूसरे का अधिकार। अधिकृत, अधिकृत, अधिकरण और अधिपति। तो ये जो अधि शब्द है यानी कि किसी के ऊपर किसी के अधिकार को दर्शाना। नेक्स्ट है अप। अप का अर्थ होता है बुरा, बुरा। तो इसके जो शब्द बने अपमान, अपयश और अपशब्द, इस तरह के जो शब्द बनेंगे वे अपमान, अपयश और अपशब्द, इस प्रकार के उपसर्ग बनेंगे उपसर्ग लगकर। नेक्स्ट है अनु। अनु का अर्थ होता है कि किसी के पीछे पीछे चलना या अनुगमन करना। जैसे कक्षा में जब टीचर पढ़ाते हैं यानी कि कोई कविता वगैरह सुनाते हैं तो उसमें जो स्टूडेंट है जो पहले टीचर बोलता है उसके बाद जो स्टूडेंट बोलता है, या कक्षा में जब जैसे प्रेयर में जब प्रार्थना होती है तो बच्चे साथ साथ बोलते हैं प्रेयर में, तो उसको बोलते हैं कि अनु का अर्थ होता है पीछे। तो अनुचर, अनुराग, अनुज और अनुगम। तो यहाँ पर जो शब्द बने अनुचर, अनुगम, अनुराग और अनुज। कई बार एग्जाम में पूछ लेती है HSS से कि अनुज जो शब्द है, अनुज, क्या इसमें जो ए उपसर्ग है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर अनुज जो शब्द है यहाँ पर अनु उपसर्ग है। नेक्स्ट है अभी। अभी होता है सामने। इससे जो शब्द बने अभिमान, अभिनव। अभिनव का अर्थ होता है नया। अभिनय, अभिनय और अभिशाप यानी कि किसी को अभिशाप देना, और अभिनय यानी कि नृत्य आदि करना। और नेक्स्ट है आ का अर्थ होता है साथ, तक या समेत। तो अब जैसे एक गाना है कि आ अब लौट चले। आ का अर्थ है यानी कि किसी को साथ लेना। तो इसका जो अर्थ हुआ आहार, आगमन, आचरण, आक्रमण और आकंठ यानी कि कंठ के साथ। आक्रमण यानी कि दूसरे के ऊपर आक्रमण करना। आचरण यानी कि उसके जैसा आचरण करना। आहार यानी कि कुछ खाना, आहार लेना। और आगमन यानी कि किसी का आना। तो यहाँ पर आ का अर्थ होगा कि तक या समेत या साथ। नेक्स्ट है अव। अव का अर्थ होता है कि बुरा। अव का अर्थ बुरा। इसके जो शब्द बने अवतार, अवसर, अवचेतन और अवतरण। तो यहाँ पर अव का जो शब्द बने अवतार, अवसर, अवचेतन और अवतरण। नेक्स्ट है अव का अर्थ है बुरा। ये ध्यान रखना है कि अव का अर्थ होता है बुरा, बुरा। उप। उप का अर्थ होता है समीप। जैसे उप जो शब्द है ये समास में प्रयोग किया जाता है, अव्ययी भाव समास में। तो ये समीप अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे उपकार, उपहार। तो इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं उप से। नेक्स्ट है कि दुस और दुर। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो दुस और दुर उपसर्ग यानी कि दुष्कर्म, दुष्कर्म,
दुस्साहस, दुर्गम और दुर्दिन, यानी कि जहां पर रै की का अर्थ जो शब्द निकाले वहां पर दुर, और जहां पर स का अर्थ निकाले जो शब्द वहां दुस्साहस या दुष्कर्म। तो यहाँ पर दुस या दुर का अर्थ हो गया कि बुरा या कठिन, बुरा या कठिन, दुस और दुर का अर्थ बुरा या कठिन। नेक्स्ट है निस या निर। ये जो शब्द है अभाव अर्थ में या निषेध अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जो निषेध अर्थ में यानी कि इसको यानी कि किसी को के लिए कोई नेगेटिव जो अर्थ में यूज किए जाते हैं, जैसे निर्धन, निर्धन यानी कि नहीं है धन जिसके पास, ऐसा व्यक्ति। निर्दय यानी कि जिसके पास क्या नहीं है, दया नहीं है। निष्क्रमण, निष्क्रमण यानी कि बाहर निकल जाना। और इस प्रकार ये जो शब्द बने निस और निर से निर्धन, निर्दय, निष्क्रमण आदि। नेक्स्ट है नी। नी जो उपसर्ग है, तो ये भी जो नी है निषेध अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निषेध का अर्थ है होता है नेगेटिव भाषा में। तो इससे जो शब्द बने नियम, नी प्लस यम, यानी कि नी प्लस यम से नियम, निपात, नी प्लस पात से निपात, और नी प्लस छेद से निषेध, यानी कि किसी की बात को ना मानना। फिर है उच्च। जो उच्च जो उपसर्ग है इसको उत भी हम बोल सकते हैं। उत इसका अर्थ होता है ऊंचा, जैसे उच्छल से हमारे जो जनगण मन में उच्छल जलधि तरंग। तो ये जो शब्द है उच्छल जो शब्द है यानी कि ऊपर की ओर जो से आने वाली धारा। और उन्नति, उत प्लस नति, उन्नति। कई बार पेपर में आ जाता है कि उन्नति का संधि विच्छेद करो, उत प्लस नति। उन्नयन, उन्नयन उत प्लस नयन। नेक्स्ट है परा। परा का अर्थ होता है विपरीत, परा का अर्थ विपरीत। पराजय, पराक्रम। तो इस प्रकार के ये शब्द बने पराजय और पराक्रम। फिर है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर, जैसे संस्कृत में हम पढ़ते हैं परि, जैसे पर्यावरण। तो इस यहाँ पर परिणाम, परिक्रमा, तो यहाँ पर चारों ओर। परि का अर्थ हो गया कि चारों ओर। नेक्स्ट है प्रय। प्रय का अर्थ होता है अधिक, अधिक मात्रा में अधिक। प्रवाह, प्रहार, प्रभाव। तो इस प्रकार के जो शब्द बने प्रय से। नेक्स्ट है प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, किसी के विरुद्ध चले जाना, यानी कि किसी की बात को नहीं मानना। तो प्रतिकार यानी कि किसी का प्रतिकार कर देना या किसी के प्रतिकूल हो जाना या विपरीत हो जाना। तो ये जो प्रति से उपसर्ग से ये जो शब्द बने। फिर है वी। वी का अर्थ होता है विशेष, विशेष विशेष का विशेष और विकार। विकार का अर्थ होता है कि किसी में किसी प्रकार का विकार हो जाना। विकार का यही अर्थ होता है कि किसी में कई प्रकार के विकार या रोग हो जाना। तो सम, सम जो उपसर्ग है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सम जो उपसर्ग से कि संसार, संकल्प, संज्ञान। तो इस प्रकार संसार में सम प्लस सार से जो शब्द बना, सम प्लस कल्प से जो शब्द मिला, सम प्लस ज्ञान से जो शब्द बना। तो यहाँ पर जो सम उपसर्ग है। नेक्स्ट है सह। सह का अर्थ होता है साथ, साथ यानी कि सहयोग या सनाथ, यानी कि जिसके साथ कौन है, नाथ है। नेक्स्ट है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा, और अच्छा यानी कि सुंदर, सुगम और सुफल। इस प्रकार जो ये 20 जो उपसर्ग है, और दो जो उपसर्ग है निर और ये दुष और दुर, ये जो उपसर्ग ले लिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो संख्या में 22 प्रकार के उपसर्ग है। तो हमें हमारा जो आज का जो टॉपिक था उपसर्ग के विषय में पढ़ाना था। ये बिल्कुल ही जो बेसिक जानकारी है किसी भी स्टूडेंट को होनी चाहिए। यानी कि उपसर्ग जैसे हम कोई शब्द बनाते हैं, जो उपसर्ग है किसी भी शब्द के आदि में लगते हैं और प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। तो हमें उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज का जो हमारा जो जानकारी लेना था उपसर्गों के विषय में, यानी किसी भी शब्द
शब्द के जो आदि में लगने वाले जो शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग संख्या में 22 होते हैं और इसके प्रकार जो 3 होते हैं और 22 प्रकार के उपसर्ग हमने जो अभी पढ़े हैं। तो मेरा जो कहने का अर्थ यही है कि हमें उपसर्ग जो की बेसिक जो जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और ये इनमें से जो 1 नंबर का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर का जरूर आता है जो व्याकरण के टॉपिक से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।